एक दुभाषिये ने उस लेख को पढ़ा जिसमें फ्रांस पर आरोप लगाया गया था कि उसने बिना किसी वजह के युद्ध शुरू किया था। हिटलर ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो खड़ा हुआ और वहां से चला गया। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल को युद्ध विराम की शर्तों के बारे में बता दिया गया। एक शर्त यह थी कि फ्रांस उन तमाम नाजी विरोधी जर्मन्स को जर्मनी के हवाले करेगा जिन्होंने फ्रांस में शरण ले रखी है। हुनसीजर ने नेगोशिएट करने की कोशिश की, लेकिन जर्मन्स ने मना कर दिया। हुनसीजर ने बोर्डो में सरकार से संपर्क किया। जर्मन सीक्रेट सर्विस ने वेगों के साथ हुई उनकी बातचीत को टेप कर लिया। मैं हुनसीजर बोल रहा हूं। जी, काम हो गया है। काम हो गया है? हाँ जनरल। बहुत खूब। जिस तरह आपने इस मामले को संभाला है उसके लिए आपका शुक्रिया। यस सर, पर आप मेरी बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। इसके बाद हिटलर ने इस रेल कार को बर्लिन ले जाने का हुक्म दिया। राइख के आखिरी दिनों में उसने एसएस के जरिए इसे डायनामाइट से उड़वा दिया। जल्दी ही प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की जीत के प्रमुख प्रतीकों का मजाक उड़ाया जाने वाला था, जैसे कि यहां वेरडा में जहां 5 लाख फ्रांसीसी सैनिक मारे गए थे। 20 साल बाद यहां यह मंजर नजर आया। हिटलर जब अपने उन सैनिकों से मिलने आया जिन्होंने अभी अभी मैजिनो लाइन को हासिल किया था, तो उसने फ्रांस की खिल्ली उड़ाई। स्ट्रेसबर्ग और उसके कैथीड्रल में दाखिल होते समय वो कहीं ज्यादा औपचारिक लग रहा था। अल्सास और लॉरेन उसके वादे के मुताबिक एक बार फिर जर्मन के कब्जे में थे। फ्रांसीसी अभियान के दौरान उसे 2000 टैंक, 5000 तोपें, 3 लाख राइफल्स, 40 लाख कारतूस और गोला बारूद मिले। एक आर्मी सप्लाई वेयरहाउस में वेयरमाख्त को फ्रांसीसी सेना के इस्तेमाल के लिए रखे गए लॉन्ग अंडरवियर मिले। ये गर्म कपड़े थे जिनका इस्तेमाल भविष्य के अभियानों के लिए किया जाना था। इसके अलावा हिटलर को ढेर सी फैक्ट्रीज, हार्बर और फ्रांस की बेशकीमती चीजें भी मिली। युद्ध क्योंकि फ्रांस ने शुरू किया था, तो ऑक्यूपेशन कॉस्ट के रूप में उसे हर दिन 10 करोड़ डॉलर के हिसाब से रकम भी देनी थी। जनरल हुनसीजर कमीशन की पहली बैठक के लिए जर्मनी गए और उन्होंने युद्ध विराम की शर्तों को जबरन लागू करने का आरोप लगाया। सैनिकों को बचाने के लिए हिटलर ने फ्रांस को आंशिक प्रभु सत्ता सौंपे रखी। वहां हिटलर की उंगलियों पर नाचने वाली सरकार थी और एक ऐसी समिति सेना भी जिसके पास भारी हथियार नहीं थे और उसे सिर्फ कानून व्यवस्था कायम रखनी थी। देश को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तर में कब्जे वाला इलाका था और पूरे अटलांटिक तट के साथ साथ ये सभी हार्बर्स तक पहुंच मुहैया कराता था। मेडिटेरेनियन इलाके पर इटली का नियंत्रण था और उसने एल्प्स के साथ साथ एक सकरे भूभाग पर कब्जा कर रखा था। बाकी हिस्से को फ्री जोन कहा जाता था और इसकी नई राजधानी थी विशी। इस स्पा टाउन के कई हिस्सों को इसके कई होटल्स की वजह से चुना गया था। जुलाई के शुरू में मार्शल पेटा सरकारी मिनिस्ट्रीज के साथ इन इलाकों में गए। यहां हर कहीं माहौल हताशा से भरा था। लेकिन इस विशी सरकार ने एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य और उस नौसेना पर अपना नियंत्रण बनाया हुआ था जो अब भी मजबूत थी। हिटलर का एकमात्र अनुरोध ये था कि इसके जलपोतों पर हथियार न रखे जाएं और वो अपनी बंदरगाहों में ही रहें, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो ब्रिटेन से न मिल जाएं। चर्चिल का डर बिल्कुल दूसरी तरह का था। उन्हें ये डर था कि ये कहीं जर्मनी के कब्जे में न आ जाएं। उन्होंने रॉयल नेवी से इन्हें खत्म करने को कहा।
एक ब्रिटिश नेवल फोर्स फ्रांस के एक बहुत बड़े नेवल बेस की तरफ रवाना हुई। ये था अल्जीरिया में मौजूद मार्शल कभी चर्चिल कोई जोखिम नहीं उठा रहे थे। एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि या तो हमारे साथ आ मिलो, अपने जहाजों को छोड़ दो, या फिर कैरेबियन में डीमिलिटराइजेशन के लिए हमारे साथ चलो। लेकिन फ्रांस ने ऐसे सभी प्रस्ताव ठुकरा दिए। इस पर ब्रिटेन ने गोलाबारी शुरू कर दी। फ्रांस के 2 बैटल शिप्स को बहुत नुकसान हुआ और ब्रिटानिया नामक एक जहाज डूब गया। 1297 फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। चर्चिल ने अपने देश के लोगों, पूरी दुनिया और सबसे बढ़कर अमेरिका को अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए अपने पूर्व सहयोगी देश पर हमला कर दिया, जिसका बेड़ा ब्रिटेन के तटों पर जर्मन्स को लैंड करने में मदद कर सकता था। हमले के 2 दिन बाद विशी की सरकार ने ब्रिटेन के साथ अपने कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। इधर पूरे जर्मनी में हिटलर की खूब वाहवाही हुई। फ्रांस पर उसने जिस फुर्ती से जीत हासिल की थी, उससे उसके जनरल्स बहुत खुश हुए। वो खुद को तब तक का सबसे बड़ा वॉर लीडर मानने लगा। वो तो अपनी बराबरी नेपोलियन से करने लगा, और जैसा कि सम्राट के साथ होता है, कोई भी अब उसकी बात को काटने की जुर्रत नहीं कर सकता था। चैनल आइलैंड्स, जर्सी और गर्नसी पर अब जर्मनी का कब्जा था। ये ग्रेट ब्रिटेन पर हमले के स्टेपिंग स्टोन्स जैसे थे। ब्रिटेन जर्मन हमले से जूझने की तैयारी कर रहा था। वो ऐसे कदम उठा रहा था जो मामूली लग सकते थे। एक और फौरी कदम के तहत बच्चों को सुरक्षा के लिए देहात की तरफ भेज दिया गया। ये पल हमेशा बड़ा दुखदाई होता है। इन बच्चों की बड़ी बहनों, माओं और दादी माओं ने युद्ध से जुड़ी कोशिशों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। हर महिला को खतरनाक जर्मन पैराट्रूपर से अपने घर को बचाना था। पुरुष होमगार्ड के लिए स्थानीय डिफेंस वॉलंटियर बन गए। इनमें प्रथम विश्व युद्ध के अनुभवी सैनिक भी थे। इच्छुक और समर्थ लोगों को इकट्ठा किया गया, जबकि डनकर्क से बचाई गई सेना में बदलाव लाए गए। अमेरिका ने राइफल, मशीन गन और विमान भेदी तोपें सप्लाई की, और हर किसी ने अपनी महारत को निखारा।